आइए बच्चों, हम लोग 16वें टेस्ट पर आते हैं। सवाल दिया गया है फॉर ए सोल्यूशन ऑफ, आप यहाँ से देखें, हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, फॉर ए सोल्यूशन ऑफ 2 वोलाटाइल लिक्विड द करेक्ट रिलेशन इज। अब अगर आप देखें 2 वोलाटाइल लिक्विड, तो जब आप इसका टोटल प्रेशर इस वोलाटाइल लिक्विड का निकालेंगे तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग टोटल जो प्रेशर निकल करके आता है वोलाटाइल लिक्विड के मिलाने पर P1 नॉट X1 और प्लस P2 नॉट X2 होता है। यहाँ पर आप P1 नॉट X1 को लिख सकते हैं 1 माइनस X2 और प्लस P2 नॉट X2। क्लियर? आप इसको खोल लीजिए, P1 नॉट माइनस P1 नॉट X2 प्लस P2 नॉट X2। बोलिए होगा? इनको आप पहले कर लीजिए, इनको बाद में कर लीजिए। ये हो गया P1 नॉट प्लस P2 नॉट X2 माइनस P1 नॉट X2। क्लियर? ये इक्वेशन हो सकता है आपको इस रूप में लिखवाया गया हो, PA नॉट डॉट XA प्लस PB नॉट डॉट XB। क्लियर? अब यहां पर आप क्या करोगे, कॉमन ले लीजिए X2 को, तो हो जाएगा P2 नॉट माइनस P1 नॉट डॉट X2। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल प्रेशर। ये टोटल प्रेशर निकल करके आया। अब आप इस इक्वेशन को मैच कराइए, देखिए किससे मैच करता है। पहले ऑप्शन से मैच कर रहा है या दूसरे से या तीसरे से या चौथे से? तो देखिए किससे मैच कर रहा है, पहले वाले से मैच कर रहा है। देखिए P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट डॉट क्या हो गया X2 के। स्पष्ट? आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर जब होगा तो क्वेश्चन पेपर लेकर के इसको सवाल सॉल्व करिएगा। क्लियर? इसमें कुछ है नहीं बेटा। सेकंड वाले क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे मास ऑफ एस्टिक एसिड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ml ऑफ 0.3 मोलर सोल्यूशन इन एथेनॉल। सबको ये बात पता है, फार्मूला की मोलरिटी इक्वल टू होता है वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपान वॉल्यूम। किस में होगा भैया? ये ml में। मोलरिटी कितनी दी गई? 0.3। और वेट कितना दिया गया है? वेट आपसे पूछा जा रहा है। और एसिटिक एसिड का अगर आप मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट कितना निकल के आएगा बेटा? इसका 60 निकल करके आएगा। यहाँ हम रख दे रहे हैं 60। ये हो गया 1000 और वॉल्यूम हम कितना लेके चल रहे हैं बच्चों? 500 ml। तो 500 को 2 बार आप ले जाएं और 2 से काट दें इसको 30, तो वेट निकल करके आ जाएगा 9 ग्राम। स्पष्ट? आंसर लगा दीजिए, 9 ग्राम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे हैं व्हिच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोटीन। ध्यान रखिएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी मॉलिक्यूलर वेट निकालने का मेथड इस्तेमाल होता है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट निकालने में यूज होता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये भी मॉलिक्यूलर वेट निकालने में यूज होता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये भी मॉलिक्यूलर वेट निकालने में ज्ञात होता है, यूज होता है। लेकिन इन चारों में जो बेस्ट मेथड आपको लिखवाया गया है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है। क्यों? क्योंकि इस मेथड से आप बायोमॉलिक्यूल के, एंजाइम्स के, प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट्स के, इन सब के भी मॉलिक्यूलर वेट रूम टेम्परेचर पर ही ज्ञात कर सकते हैं। आप कहेंगे साहब हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इनका इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? इसलिए क्योंकि इनमें अक्सर हमें या तो सोल्यूशन को फ्रीजिंग पॉइंट तक ले जाना होता है, हो सकता है उस कंडीशन में हमारा एंजाइम या बायोमॉलिक्यूल डीनेचर्ड हो जाए, या उसके बॉइलिंग पॉइंट पे आप ले जाओगे तो उस केस में भी संभावना है डीनेचर्ड होने का। इस वजह से हम जो बेस्ट मेथड मानते हैं वो कौन सा होता है भैया? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में
ऑस्मोटिक प्रेशर इज द बेस्ट मेथड टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट्स, मेनली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। तीसरे के बाद चौथा नंबर सवाल, चौथे क्वेश्चन पे। चौथा सवाल कौन सा भैया? कह रहे कॉलम 1 एंड कॉलम 2, ठीक है। कह रहे आइसोटॉनिक सोल्यूशन, अब यहीं से पढ़ना पड़ेगा। कह रहे आइसोटॉनिक सोल्यूशन कौन से होते हैं? आइसोटॉनिक सोल्यूशन, सोल्यूशन हैव ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू दैट ऑफ गिवन सोल्यूशन। तो जो सोल्यूशन आपको दिया गया है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर और जो सोल्यूशन आप लेके चल रहे हैं उसका ऑस्मोटिक प्रेशर अगर दोनों का बराबर हो तो ऐसे दोनों सोल्यूशन एक दूसरे के आइसोटॉनिक या आइसो ऑस्मोटिक या आइसोमोटिक कहलाते हैं। तो P वाले का फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए P का या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों में से एक, ठीक है। हाइपरटॉनिक सोल्यूशन किसे कहते हैं भैया? अब ध्यान दीजिएगा, हाइपरटॉनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है, आप ऐसे समझिए जैसे एक है सोल्यूशन C1, ये है C2, हम इसको कह रहे हैं गिवन सोल्यूशन, ठीक है। तो गिवन सोल्यूशन से अगर C1 का कंसंट्रेशन C2 से ज़्यादा है, C1 का कंसंट्रेशन C2 से ज़्यादा है, ठीक है, तो ऐसे सोल्यूशन को हम कौन सा सोल्यूशन कहेंगे? हाइपरटॉनिक। ये सोल्यूशन हाइपरटॉनिक कहलाएगा, ठीक है। तो हाइपरटॉनिक सोल्यूशन कौन सा सोल्यूशन हुआ भैया? सोल्यूशन हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन गिवन सोल्यूशन। तो कंसंट्रेशन चाहे बोलें और चाहे कहें ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि हम दोनों ही नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट दोनों में यूज़ किए हैं। तो चाहे वोलाटाइल डालें चाहे नॉन वोलाटाइल डालें, अगर हम जो सॉल्यूट यूज़ कर रहे हैं सोल्यूशन में वो नॉन वोलाटाइल है तो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्ञात करते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ऑस्मोटिक प्रेशर को देखा जा रहा है। तो अगर ये सोल्यूशन A है, ये सोल्यूशन B है, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर A इक्वल टू B तो दोनों होंगे भैया आइसोटॉनिक। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ A इज ग्रेटर देन B तो A इज कहलाएगा हाइपरटॉनिक। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर A का कम है B से तो A इज कहलाएगा हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन। क्योंकि हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट लेकर के चलते हैं, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में आप अगर ऑस्मोटिक प्रेशर शब्द ना इस्तेमाल करें, कंसंट्रेशन शब्द इस्तेमाल करें तो भी वो स्टेटमेंट करेक्ट माना जाएगा बेटा। क्लियर? तब उस केस में चाहे कंसंट्रेशन कहें दो सोल्यूशन का बराबर है तो आइसो ऑस्मोटिक होंगे, और चाहे कहें ऑस्मोटिक प्रेशर। स्पष्ट ही बातें। तो इनके केस में अगर आप देखें तो आइसोटॉनिक सोल्यूशन हैविंग ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू दैट ऑफ गिवन सोल्यूशन, हाइपरटॉनिक सोल्यूशन हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन गिवन सोल्यूशन, हाइपोटॉनिक सोल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर देन गिवन सोल्यूशन। तो P का 1, Q का सेकंड और R का थर्ड, 1 2 3, यही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा चौथे वाले में। क्लियर? पांचवें सवाल में आ जाएं। चौथा था कि पांचवा था भाई? पांचवें सवाल में आ जाए भैया। पांचवा भी देखिए मैचिंग का सवाल है। इसमें कह रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, हेनरी लॉ, राउल्ट्स लॉ, क्लियर, और यहीं पर दिए हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? तो अब जरा ध्यान से देखें, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का ये फार्मूला होगा, यही है। यहाँ देखिए ये जो टाइप किए हैं वो थोड़ा गड़बड़ कर दिए हैं, इसे हम ऐसे लिखेंगे पाई V इक्वल टू nRT के। NB मतलब सॉल्यूट के मोल्स और यहाँ पे वॉल्यूम सॉल्यूशन का है। तो पहले वाले का P का सेकंड हो जाएगा। इसमें देखिए P का कहीं सेकंड है, यस, P का देखिए भी सेकंड है और ये भी सेकंड है। हेनरी लॉ का फार्मूला कौन सा होता है भैया? यह है हेनरी लॉ का फार्मूला। प्रेशर ऑफ द गैस इक्वल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो इससे ये मैच कर रहा है। राउल्ट्स लॉ का देखिए फार्मूला ये है भैया, दो लिक्विड को मिलाया जा रहा है, टोटल प्रेशर इक्वल टू होगा PA0 डॉट XA
और प्लस होगा PB नॉट डॉट XB। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला देखिए ये हो जाएगा। इसको जरा दुरुस्त कर लीजिए, ये भी देखिए टाइपराइटर महोदय हमारे थोड़े गड़बड़ किए हैं। ये हो जाएगा डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोलर T। क्वेश्चन पेपर में आपके सही दिया गया होगा 5वें सवाल में क्वेश्चन पेपर, हाँ बिल्कुल एकदम ये सही, तो सबको पता ही होगा डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोलर T के। तो 5वें सवाल का जो ऑप्शन मैच कर रहा है भैया वो पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, सामने देखिए बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट आप मैच करा लीजिए। ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाएं, 6वें सवाल पर। ए कह रहे हैं लिविंग सेल व्हेन केप्ट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये हमारा सेल है और इसको हम किस में रख रहे हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। अगर हम ये मानकर चलें कि इसका कंसंट्रेशन C1 है, इसका C2 है, तो C1 का कंसंट्रेशन कम है और C2 का ज़्यादा है। ठीक, हम नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट का कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन मान करके चल रहे हैं। जाहिर सी बात, अगर C1 का कंसंट्रेशन कम है C2 से, C2 कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो जो फ्लो होता है सॉल्वेंट का वो लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा भैया, जो हमारा ये सेल है, अब सेल देखिए कैसा हो जाएगा, बिल्कुल श्रिंक कर जाएगा। श्रिंकेज हो जाएगा, ठीक है, श्रिंक कर जाएगा। सेल इज श्रिंक्ड, क्यों? क्योंकि इसके अंदर से जो सॉल्वेंट है पानी इसका, वो सेल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि इसको हम किस में रखें, हाइपरटोनिक में। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ए लिविंग सेल व्हेन केप्ट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन स्वेल्स अप, तो स्वेल्स अप नहीं होगा बल्कि श्रिंक अप होगा, श्रिंक कर जाएगा। दूसरा कह रहे हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हैविंग हायर मोलर कंसंट्रेशन, तो जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है ये हाइपोटोनिक है और ये हुआ हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मोलर कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मोलर कंसंट्रेशन कम होता है। इन्होंने कहा कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मोलर कंसंट्रेशन हायर होता है। इसका मतलब स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी दोनों ही गलत हैं, रॉन्ग हैं। तो इसमें आंसर देखिए डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। स्पष्ट। 7वें क्वेश्चन पे आ जाएं भैया, कह रहे हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल इज एडेड टू वाटर एट एंटी फ्रीज। ध्यान दीजिएगा, ये है CH2 CH2 OH OH। एंटी फ्रीज एजेंट किसे कहते हैं, एंटी फ्रीज एजेंट डिक्रीजेज द फ्रीजिंग पॉइंट। ये फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देते हैं, सॉल्वेंट की फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देते हैं। जो सोल्यूशन बनाते हैं उसकी फ्रीजिंग पॉइंट डाउन हो जाती है। जाहिर सी बात है कि अगर फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट में और बॉइलिंग पॉइंट में उल्टा रिलेशन होता है। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल इथाइलिन ग्लाइकॉल डिक्रीजेस फ्रीजिंग पॉइंट इन समर, सॉरी इन विंटर। एक्चुअल में होता क्या है, जो पानी होता है ठंडे प्रदेशों में जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो झील का पानी, बाल्टी का पानी, लोटे के अंदर मौजूद पानी, ये धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे जमने लगते हैं, क्योंकि टेम्परेचर जो इन्वायरमेंट का होता है वो ज़ीरो से नीचे आ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसी पानी में बाहर से थोड़ा सा इथाइलिन ग्लाइकॉल डाल देते हैं। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल डालने से क्या हो गया, अब जो पानी जीरो पर जमना था, हो सकता है वो -5 पर, -3 पर या
9 पर, जिस हिसाब से आप एथिलीन ग्लाइकॉल उसमें डालेंगे वो नीचे जाके जमेगा, अब 0 पर नहीं जमेगा। इसका मतलब कि -2 तक, -1 तक अगर टेम्परेचर बाहर का जाएगा तो हमारा पानी जल्दी फ्रीज नहीं करेगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट घट गया ना, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट को जमने से ऐसे सॉल्यूट ने रोक लिया। तो ऐसे कंपोनेंट जो फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर दें या सॉल्वेंट को जमने से रोक दें उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर या उसके फ्रीजिंग पॉइंट से, तो इनको कहा जाता है एंटी फ्रीजिंग एजेंट। जितने भी ऐसे कंपोनेंट होते हैं वो फ्रीजिंग पॉइंट को घटाते हैं। विंटर में फ्रीजिंग पॉइंट घटता है और बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होगा बेटा, बढ़ जाता है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उल्टा रिलेशन होता है। गर्मी में क्या हुआ, अब गर्मी मान लीजिए टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो पानी उबल के भागने लगेगा या जल्दी एवपोरेट होने शुरू हो जाएगा, तो अब पता चला उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ चुका है। तो जब बढ़ चुका है तो अब कम या हो सकता ना ही एवपोरेट करे, यानी बॉइलिंग पॉइंट उसकी क्या हो गई, बढ़ गई। तो फ्रीजिंग पॉइंट अगर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो एक जनरल स्टेटमेंट लिखाया गया कि एथिलीन ग्लाइकॉल डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन विंटर एंड इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट इन समर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। आइए 8वें सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। कह रहे हैं एक्स इज द डिजॉल्व्ड इन वाटर, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन एक्स इज। अब यहां पर अगर आप देखें तो 0.1 मोलर हम बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन ले लिए, 0.1 मोलर सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन ले लिए, 0.1 मोलर NaCl ले लिए और 0.1 मोलर कौन सा लिया गया, ग्लूकोज सॉल्यूशन ले लिए। इनको अगर आप तोड़ोगे तो देखिए ये 2 आयन दे रहे हैं बेटा, ये भी देखिए 3 आयन देंगे, 2 सोडियम आयन हुआ और 1 सल्फेट आयन, ये 2 आयन दे रहे हैं और ये टूट ही नहीं रहे हैं, जितने थे उतने ही हैं। तो अगर आप देखें तो इसका I कितना हो जाएगा 2, इसका I कितना हो जाएगा 3, इसका I कितना हो जाएगा 2, इसका I कितना हो जाएगा 1। ठीक है, सबको ये बात पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू वांट ऑफ फैक्टर I के। और ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है N इंटू I पर कौन कौन वैल्यू डिपेंड करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, N इंटू I के। यहीं पर RLBP यानी वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, N इंटू I के। सवाल में क्या पूछा गया आपसे कि किसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम उसका होगा बॉइलिंग पॉइंट जिसका N इंटू I की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो N तो सब में सेम हो गया, 0.1 मोल 0.1 मोल 0.1 मोल 0.1 मोल, सबका N सेम हो गया। I इसका देखिए 2 है, I इसका 3 है, I इसका 2, I इसका 1 है। तो जिसका I ज़्यादा होगा मोल बराबर होने की वजह से, या आप N इंटू I निकाल लीजिए। तो जब इसका निकालेंगे तो 0.1 इंटू 2, 0.1 इंटू 3, 0.1 इंटू 2, 0.1 इंटू 1, तो सबसे ज़्यादा किसका निकल के आ रहा है, सेकंड का। तो आंसर कौन सा हो जाएगा भैया, बी। अगले सवाल पे आ जाएं, सवाल नंबर 9वें क्वेश्चन पर। यह सवाल 8वां, 9वें पर कह रहे एन आइडियल सोल्यूशन हैज 2 कंपोनेंट्स A एंड B, A इज लेस वोलाटाइल देन B। आप जरा ध्यान दें, यह है सोल्यूशन बनाया गया A और B, ठीक है। वोलाटाइल नेचर ऑफ A इज लेस देन B। तो अगर A का वोलेटाइल नेचर कम है तो ध्यान दीजिएगा जरा, अंदर इसका मोल फ्रैक्शन XA है और बाहर इसका मोल फ्रैक्शन YA है। इसका अंदर मोल फ्रैक्शन B वाले का XB है, बाहर क्या होगा YB होगा। बाहर मतलब जब ये इन्वायरमेंट में आएगा, वेपर फेज में जब ये आएगा।
तो जाहिर सी बात है अगर इसकी वोलेटाइल प्रॉपर्टी कम होगी तो ये कम उड़ेगा, तो अगर कम उड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि वाई ए की वैल्यू एक्स ए से क्या होगी, कम होगी। अब इसमें देखिए जरा, इसमें कहीं पर है कोई वैल्यू, या ऐसे कह सकते हैं कि एक्स ए इज मोर देन वाई ए। तो अगर ये लेस वोलेटाइल है, हो सकता है ये मोर वोलेटाइल हो, तो अगर ये मोर वोलेटाइल है तो इसका वाई भी ज़्यादा होगा, इसका एक्स भी क्या होगा, कम। तो हमको आंसर कौन सा करेक्ट करना है, जब ये कम उड़ रहा है तो ऊपर मोल फ्रैक्शन ए के कम होंगे और ए का लिक्विड फेज में सोल्यूशन फेज मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो देखिए एक्स ए इज ग्रेटर देन क्या होगा, वाई ए। आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड। अगले सवाल पे आ जाए भैया। पिक्चर क्लियर हो रहा है सोएब मियाँ, बहुत बढ़िया। अगले सवाल पे आ जाएं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज बेस्ट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आपको पढ़ाते समय ऑस्मोटिक प्रेशर ये बात बताया गया था कि कॉपर फेरोसाइनाइड इज द बेस्ट केमिकल कौन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इनमें जो प्लांट सेल्स वाल होते हैं, सेलोफेन होते हैं और पार्चमेंट पेपर है, तो पार्चमेंट पेपर भी उसी तरह वर्क करता है और ये सेलोफेन भी इसी तरह वर्क करते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट जो होता है ये कॉपर फेरोसाइनाइड। इसका रीजन भी हम आपको लिखवाए हैं, आप उसको देखिएगा वहाँ। 11वें क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे फिनॉल डाइमराइजेज इन बेंजीन हैविंग वांट हाफ फैक्टर 0.54, व्हाट इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो पहले तो आप ये जान लें कि जब डिसोसिएशन होता है तो जो फार्मूला आपको लिखाया गया था I इक्वल टू 1 प्लस एल्फा n-1, और एसोसिएशन में यही चीज़ लिखवाया गया था कि I इक्वल टू 1 प्लस एल्फा 1/n-1। यहाँ पर जो एल्फा है ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और यहाँ पर जो एल्फा है ये है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। जहाँ पर n क्या है, कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट हुए, और यहाँ पर n क्या है, कितने मॉलिक्यूल टूटने के बाद प्राप्त हुए। क्लियर। तो ये है नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, कितने मोल्स टूट करके बाहर आए। तो हमें एक्चुअल में ये फार्मूला लगाना है क्योंकि हमसे डिसोसिएशन नहीं पूछा गया है। क्या पूछा गया है, एसोसिएशन पूछा गया है। आई हमको यहाँ पर दिया गया है, कितना दिया गया है 0.54। ये हो जाएगा 1 प्लस एल्फा 1/2 माइनस 1। 1/2 माइनस 1 का मतलब ये हो गया माइनस, तो हो जाएगा 1 माइनस एल्फा बाई 2 इक्वल टू 0.54। क्लियर। तो जब ये हो जाएगा एल्फा अपॉन 2 तो होगा 1 माइनस 0.54, कितना हो जाएगा 0.46। तो एल्फा इक्वल टू 2 इंटू 0.46, ये हो जाएगा 0.92। तो 0.92 जो निकल करके आया ये अल्फा होगा, जिसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। 12वां सवाल। 12वें सवाल में देखिए क्या कह रहे हैं भैया, ये कह रहे हैं कि एक वेरी डाइल्यूट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ स्पेरिंगली soluble salt X3Y3 has a vapor pressure of 20 mm of mercury at temperature T, while pure water exerts a pressure of 20.0126 mm mercury at the same temperature. Calculate the molality at temperature T. फार्मूला पढ़ते हैं P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू I इंटू M2 अपान 1000, या कह सकते हैं 1000। ये फार्मूला पढ़ते हैं। यहाँ पर हम I क्यों लगाए हैं, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्यूट हमारा जो है इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता तो उसका I कितना होता, 1, और चूंकि इलेक्ट्रोलाइट है तो जाहिर सी बात है टूट रहा होगा, तो I को भी हमें कंसीडर करते हुए ही साथ साथ चलना है। तो P0 कितना दिया गया भैया, जरा यहाँ देखिए, हमको वहाँ चमक दिखाई पड़ रहा है, कितना दिया गया है P0
20.0126 माइनस PS कितना है 20 अपान 20.0126 इक्वल हो जाएगा। अब देखिए I x3 y4 जब टूटेगा 3 मोल x + 4 और 4 मोल y - 3, तो 4 और 3 कितने हो गए n = 7। तो यही हो जाएगा I। क्यों? क्योंकि 100% डिसोसिएशन हो रहा है। तो हो जाएगा 7 इंटू मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट। इसका देखिए दिया गया होगा मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट हमारा वाटर है, तो हो जाएगा 18 एक्वा सोल्यूशन है ना बेटा, अपान हो जाएगा 1000। यहाँ से आप मोलरिटी निकाल लीजिएगा। जो मोलरिटी निकल करके आएगा ये होगा 5 × 10⁻³ आसान सा सवाल है, आराम से लगा लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन पर 13 नंबर पर 13 नंबर सवाल पे भैया 13 नंबर में क्या कह रहे हैं बच्चों? कह रहे हैं कि इफ मॉलिक्यूलर वेट नॉर्मल m normal is the normal molecular mass and alpha is the degree of ionization of K4FeCN6, then the abnormal molecular mass of the complex will be कितना निकल करके आ रहा होगा। सबको ये बात पता है कि I = कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व अपान कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड। सबको ये बात पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायली पोस्ट किसके होता है? मोल के। और मोल को जब आप खोलोगे तो होगा वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट के, यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन्वर्सली पोस्ट किसके हो गया? मॉलिक्यूलर वेट के। तो जहाँ पर ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखा गया है I = क्या हो जाएगा? 1 अपान मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व अपान 1 अपान मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेटेड। तो ये कैलकुलेटेड ऊपर चला जाएगा और ऑब्जर्व नीचे आ जाएगा। इसी को हम देखिए यहाँ ले रहे हैं, तो I = क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेटेड अपान मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व्ड। इसी को हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट नॉर्मल अपान मॉलिक्यूलर वेट एबनॉर्मल। ठीक है। और सबको ये बात पता है कि I = 1 + α(n-1) के होता है। तो ज़रा बताइए, जो हम लेकर के चले हैं इलेक्ट्रोलाइट ये है K4FeCN6। जब आप इसको तोड़ोगे तो 4K+ में गया और FeCN6 होल -4 में गया, यानी 4 और 1 कितना हो गया? ये 5। तो n = कितना हो गया इसका? 5। तो I = हो जाएगा 1 + α(5-1) के। तो हो जाएगा I = 1 + 4α के। हुआ? तो हम ये वैल्यू ले आकर के अभी पुट करेंगे। अब हम अगर यहाँ से हमसे कौन सा पूछा गया बेटा? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो जब आप यहाँ से एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास एबनॉर्मल, तो हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास नॉर्मल अपान I, और I की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 + 4α। तो जब मॉलिक्यूलर वेट एबनॉर्मल आप निकालोगे तो हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट नॉर्मल डॉट 1 + 4α का पावर -1। देखिए कोई वैल्यू मैच कर रहा है। मॉलिक्यूलर वेट नॉर्मल प्लस मॉलिक्यूलर वेट नॉर्मल डॉट 1 + 4α का पावर, ये देखिए पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, नॉर्मल इंटू 1 + 4α का पावर -1। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। 14 नंबर सवाल। इथाइलिन ग्लाइकॉल इज यूज्ड एज एंटीफ्रीज टू रिड्यूस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर टू -2.4 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहे व्हाट मास ऑफ एंटी फ्रीज इज रिक्वायर्ड फॉर 4 लीटर वाटर। क्लियर? तो अब जरा ध्यान दीजिए इसमें। डेल्टा TF =
KF इंटू मोलल्टी के होता फार्मूला, या डेल्टा TF इक्वल टू हो जाएगा KF इंटू वेट ऑफ साल्यूट अपान मॉलिक्यूलर वेट ऑफ साल्यूट इंटू 1000 अपान वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। हम ग्राम में रख ले रहे हैं। क्लियर? ये फार्मूला होता है। डेल्टा TF यानी फ्रीजिंग पॉइंट कितना घट रहा है 2.4, KF की वैल्यू होती है 1.86, हमको W1 निकालना है, ये हो जाएगा 1000, और इथाइलिन ग्लाइकॉल CH2 CH2 OH OH, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है बेटा ये 62 होता है। यहाँ पर हम रख दिए 62, और सॉल्वेंट का वेट देखिए कितने ग्राम में ऐड कर रहे हैं इसको, 4 लीटर वाटर में, यानी हो जाएगा 4000 ग्राम। तो 3 जीरो यहाँ से, 3 जीरो यहाँ से आप काट दीजिए। W1 जब आप निकालोगे तो 2.4 इंटू 62 इंटू 4 अपान 1.86, ये निकल करके आएगा 320 ग्राम, जिसमें पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। स्पष्ट? अगले क्वेश्चन पे आ जाए 15 नंबर पे। कह रहे हैं द मिक्सचर्स व्हिच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको याद करने होंगे, हम आपको पढ़ाए भी हैं, हालांकि पूरे लॉजिक के साथ आपको सिखाए थे। क्लियर बात? इसमें आपको बताया गया था कि एथेनॉल और एसीटोन का जो मिक्सचर्स होता है ये राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। क्लियर बात? यहीं पर बेंजीन टॉल्यूइन दोनों देखिए एक नेचर के हैं, तो ये आइडियल सोल्यूशन बनाएगा। यहाँ देखिए क्लोरोमीथेन और ब्रोमोइथेन दोनों की पोलरिटी ऑलमोस्ट सेम है, तो ये भी सोल्यूशन कैसा होगा आइडियल सोल्यूशन होगा। यही एसीटोन अगर क्लोरोफॉर्म के साथ मिलाया जाता है तो ये शो करता है निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो हमसे पूछा गया है निगेटिव की पॉजिटिव, जरा क्वेश्चन पढ़िए, पॉजिटिव डेविएशन, तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा डी। अगले सवाल पे जरा आ जाइए भैया। 16वां सवाल कह रहे हैं इन 1 मोलल solution that contains 0.5 mole of a solute there is। तो पहले तो आप ये जान लें कि मोलल्टी इक्वल टू होता है वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपान वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। इसको हम W1 कह दे रहे हैं, W1 इज द वेट ऑफ सॉल्यूट। मोलल्टी कितना दे रहे हैं 1 मोलल, हमसे पूछ रहे हैं अच्छा इसका 0.5 मोल दे दी, तो इसको मोल कह दे रहे हैं भैया, ये हो जाएगा मोल अपान हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000। ठीक है, ये सॉल्वेंट का मास है ग्राम में, तो 1 मोलल हो गया। n दे दिए 0.5, ये है 0.5, तो सीधे हो जाएगा 0.5 इंटू 1000 अपान वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया 1, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 1000, कितना निकल के आ गया 500 ग्राम। आप ऐसे समझिए कि अगर 1 मोल है तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट के लिए है, तो 0.5 मोल कितना होगा 500 ग्राम सॉल्वेंट के लिए। तो आंसर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आ जाएं 17 नंबर पर। कह रहे व्हिच हैज़ द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, किसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे हाई होगा। अभी हमने आपको बात बताया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी n इंटू आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। n इज द नंबर ऑफ मोल्स, I इज द वांट ऑफ फैक्टर। ऑस्मोटिक प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट n इंटू आई के होगा, और यहीं पर फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n इंटू आई की होगा। तो अगर आप n देखें तो सबका n 1 है, हम इसका n इंटू आई निकाल रहे हैं। n हो गया 1, i हो गया 1, तो आ गया 1, n हो गया 1 और i देखिए 4 और 1 कितना हो गया 5, इसका हो गया 5, इसका देखिए n हो गया 1, i हो गया 2, इसका हो गया टोटल ni की मात्रा 2, 1 इंटू इसका हो गया 2, रॉक साल्ट होता है NaCl, इसका भी हो गया 2। अब देखिए सबसे कम ni का मैग्नीट्यूड किसका है
पहले वाले ऑप्शन का, जिसका सबसे कम होगा उसका वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा। आइए 18 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सोल्यूशन हैव। आप जरा ध्यान दें, आइडियल सोल्यूशन के केस में चूंकि दो लिक्विड को आप मिलाते हैं तो उसका एंट्रोपी क्या होता है? बढ़ता है। तो डेल्टा एस जो होता है मोर देन जीरो या कह सकते हैं पॉजिटिव। दूसरा, चूंकि सोल्यूशन स्पॉन्टेनियस होता है तो डेल्टा जी क्या होगा इसका? लेस देन जीरो या कह सकते हैं निगेटिव। दो लिक्विड सेम प्रॉपर्टी के आप मिलाते हैं, सेम टू सेम, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन हमेशा बराबर होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब आप उनको मिलाओगे तो ना हीट में इंक्रीमेंट होगा ना हीट में डिक्रीमेंट होगा, यानी डेल्टा एच उसका जीरो होगा। तो अगर डेल्टा एच जीरो होगा तो उनमें इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा होगा। इनका डेल्टा यू भी क्या होगा? जीरो। इसका मतलब देखिए तीनों प्रॉपर्टी देखिए मैच कर रही हैं आइडियल सोल्यूशन की। तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी। स्पष्ट? इसमें कई सारे प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ एक और होता है कि इसका ऑब्जर्व वेपर प्रेशर, इनका देखा वेपर प्रेशर में जो चेंज होगा वो भी क्या होता है? ज़ीरो। क्यों? क्योंकि कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर और ऑब्जर्व वेपर प्रेशर हमेशा बराबर होते हैं। सोल्यूशन को मिलाने से पहले अगर वेपर प्रेशर आप निकालोगे, मिलाने के बाद वेपर प्रेशर टोटल निकालोगे तो दोनों का वेपर प्रेशर बिल्कुल एकदम सेम होगा बेटा। तो ये इतनी कंडीशंस होती हैं। और कहा जाता है कि ऐसे सोल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करें कंप्लीटली वो आइडियल सोल्यूशन होते हैं। तो एक ये हो गया। दूसरा, दे फॉलो राउल्ट्स लॉ। कंप्लीटली। तो ये 1 2 3 4 5 और एक प्रॉपर्टी होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 कंडीशन कॉमनली यूज्ड होते हैं बेटा। इसमें सारी प्रॉपर्टीज़ ये किसकी लिखी गई हैं? आइडियल सोल्यूशन की। तो इसमें आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑल आर करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस फॉलोस। अब जरा ध्यान दें, जब किसी लिक्विड के अंदर आप ऊपर से गैस ऐड करते हैं तो इसकी एंट्रोपी पहले ज़्यादा थी, अब घट गई, तो एंट्रोपी क्या होगा? निगेटिव हो जाएगी एंट्रोपी। ठीक है। चूंकि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी भी क्या होगा? लेस देन जीरो। तीसरा, ये जो हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ आ रहे हैं, गैस की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, अब जब लिक्विड में आएंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी घटेगी, यानी एनर्जी क्या हुई? रिलीज हो रही है। तो जाहिर सी बात, जिस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी वो प्रोसेस कैसा होगा? एक्सोथर्मिक। तो इसका डेल्टा एच क्या हो जाएगा बेटा? लेस देन जीरो। सबको ये बात पता है कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस के। ओके। तो अगर हम टेम्परेचर को कम रखेंगे, ठीक है, तो उस केस में डेल्टा एच हमारा डोमिनेट करेगा टी इंटू डेल्टा एस पर। और चूंकि डेल्टा एच कैसा है? निगेटिव। तो हम लो टेम्परेचर पर अगर देखेंगे तो डेल्टा जी हमारा क्या आ जाएगा? तब डेल्टा जी आ जाएगा निगेटिव। प्रोसेस कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब कि टेम्परेचर जब हम लो रखेंगे तभी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। तो किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी देखी जब जाती है लिक्विड में तो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं? डेल्टा एस लेस देन जीरो, डेल्टा जी लेस देन जीरो, डेल्टा एच लेस देन जीरो एंड टेम्परेचर मस्ट बी वेरी लो। टेम्परेचर मस्ट बी लो। टेम्परेचर को लो हम क्यों कहते हैं? तभी तो डेल्टा एच टी इंटू डेल्टा एस से क्या कर जाएगा? डोमिनेट कर जाएगा। और डेल्टा एच कैसा है? निगेटिव। सो डेल्टा जी तब क्या हो जाएगा? निगेटिव। और प्रोसेस कैसा होगा तब? स्पॉन्टेनियस। तो ये इतनी कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए गैस को सॉल्युबलाइज करने के लिए। अच्छा, इसमें आंसर जरा चेक करिए। इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया? इसमें भी ऑल आर करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। अगला सवाल कौन सा है? 20 नंबर। 20 नंबर पढ़िए क्वेश्चन। कह रहे हैं द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर एग्जर्ट्स अ पार्शियल प्रेशर। कितना पार्शियल प्रेशर एग्जर्ट कर रहा भैया?
प्रेशर ऑफ गैस कितना दे रहे हैं ये दे रहे हैं 20 किलो पास्कल। ठीक है। इन द वेपर एबव वाटर द मोलर सॉल्बिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज। हमसे सॉल्बिलिटी पूछी जा रही है, मोलर सॉल्बिलिटी यहां दे रहे हैं, एक्स दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, अच्छा एक्स दे रहे हैं, एक्स इंटू 10 टू द पावर -5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब कह रहे हैं। अच्छा KH इसका दे दिए हैं, KH कितना दे दिए भैया, इसका दे दिए 8 इंटू 10 की पावर 4 पास्कल है कि किलो पास्कल है, भी किलो पास्कल है। ठीक है। और यहाँ पर दे दिए हैं कि डेंसिटी ऑफ वाटर विद डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन 1 किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो 1 किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब का मतलब हमें सीधे मोल फ्रैक्शन ही निकाल देना है। ठीक है। तो जब आप यहाँ लगाएंगे सवाल, प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, तो जो मोल फ्रैक्शन होगा वही मोल्स होगा, वही पर लीटर निकल करके आएगा, क्योंकि जो सॉल्बिलिटी हम लोग निकालते हैं ये मोल फ्रैक्शन में निकालते हैं लिक्विड के अंदर। यानी हमसे पूछा जा रहा है एक्स ऑफ गैस, तो हो जाएगा P ऑफ गैस अपान KH ऑफ गैस। प्रेशर गैस का कितना दिए हैं 20 किलो पास्कल, KH कितना दिए हैं 8 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 4 दूना 8, 4 पंचे 20, तो 2.5 इंटू 10 की पावर -4 या 25 इंटू 10 की पावर -5। तो हमसे पूछा गया है कि x इंटू 10 की पावर -5 में वैल्यू x की कितनी होगी, तो x की वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी 25। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया, सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे जरा आ जाएं, 21 नंबर पर कह रहे कॉन्जुगेट बेस ऑफ बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट ये है, जब आप इसको तोड़ोगे तो ये एक H और रिलीज होगा, कार्बोनेट में आ जाएगा। तो अगर ये एसिड है तो एक H निकालने के बाद ये अपने बेस में कन्वर्ट होगा। ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, CaBP। तो इस एसिड का ये क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस। तो बाइकार्बोनेट का जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो कार्बोनेट आयन हो गए। देखिए इसको थोड़ा अच्छा लिखा जाना चाहिए, लेकिन ऐसे लिखे हैं वो टाइपराइटर महोदय। 22 नंबर सवाल पे देखें, कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन एक्ट एज लुईस एसिड। आप जरा ध्यान दें, ये है वाटर, इसके पास लोन पेयर मौजूद है। अच्छा लुईस बेस पूछ रहे हैं, लुईस बेस कौन होगा। ये देखिए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हैं, Al Cl Cl Cl, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। तो Al के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये मॉलिक्यूल पूरा कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्लियर। BF3 के केस में अगर आप देखें, ये F लगा, ये F लगे, ये F लगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, तो टोटल इनके भी पास कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम आयन कैटायन है, ठीक। और जितने कैटायन होते हैं इन जनरल सब के सब लुईस एसिड होते हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए होता है भैया, निगेटिव चार्ज चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रोफाइल हुए, जितने इलेक्ट्रोफाइल सब लुईस एसिड होते हैं। तो ये भी लुईस एसिड कहलाएगा, ये भी लुईस एसिड कहलाएंगे, ये भी लुईस एसिड कहलाएंगे। यहाँ देखिए लोन पेयर की अवेलेबिलिटी है, लोन पेयर दे सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिच हुए, तो ये कहलाएगा लुईस बेस। अगले क्वेश्चन पे जरा आ जाए भैया, कह रहे हैं एट T केल्विन टेम्परेचर प्योर वाटर कंटेन्स 10 टू द पावर -6 मोलर H आयन, देन वैल्यू ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट टेम्परेचर विल बी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर पानी के अंदर प्योर वाटर में H आयन जितना कंसंट्रेशन होगा उतना ही क्या होगा, OH आयन। तो जब आप इसका KIP निकालोगे तो H आयन कंसंट्रेशन डॉट OH आयन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, KW कहते हैं। तो ये हो गया 10 की पावर -6 और ये भी हो जाएगा 10 की पावर -6।
तो सीधे निकल कर कितना आ जाएगा उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हमारा कितना आ जाएगा 10⁻⁻12। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया, ये सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर सवाल में आ जाएं। कह रहे हैं इफ Kb फॉर अमोनिया इज 1.8 इंटू 10⁻⁻5 देन वैल्यू ऑफ Ka फॉर अमोनियम आयन। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये अमोनिया है, अगर ये H आयन ट्रैप करेगा तो ये जाएगा किस में, अमोनियम आयन में। ये बेस है और ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है। सबको आपको पता है कि बेस का और उसके कॉन्जुगेट एसिड का यानी Ka और Kb का अगर आप प्रोडक्ट निकालते हैं तो किसके बराबर निकल के आता है, Kw के बराबर निकल करके आता है। ठीक है, हमें क्या दे दिए हैं, इसका Kb दे दिए हैं। हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसका K। तो K इक्वल टू हो जाएगा बेटा Kw अपॉन Kb। Kw हो गया 10⁻⁻14 और Kb कितना दिया गया है 1.8 इंटू 10⁻⁻5। क्लियर बात। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10/1.8 और ऊपर जब इसको आप लेकर के जाओगे ये हो जाएगा 10⁻15 इंटू 10⁻5। चेक कर लीजिए, देखिए अगर हम 10 से यहाँ गुणा करेंगे तो ये 10⁻14 हो जाएगा, ये 5 ऊपर गया तो K इक्वल टू हो जाएगा, जब 10 में 1.8 से भाग दोगे तो हो गया 5.5, ये हो जाएगा 10⁻10। तो चेक करिए, देखिए कोई आंसर मैच कर रहा है। यस, आंसर कौन सा मैच कर रहा है भैया, सेकंड आंसर मैच कर रहा है। 25 नंबर सवाल पे आ जाएं। कह रहे हैं कॉमन आयन इफेक्ट टेक प्लेस इन द मिक्सचर्स ऑफ। अब अगर आप यहाँ देखें तो ये स्ट्रांग एसिड है और प्लस ये इसी का साल्ट, इट्स साल्ट। तो स्ट्रांग एसिड यानी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हुआ। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट पर कॉमन आयन को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो यहाँ पर होगा नो कॉमन आयन इफेक्ट। यहाँ पर अगर आप देखें कोई आयन कॉमन नहीं है तो यहाँ होगा नो कॉमन आयन, यहाँ कॉमन आयन नहीं है। यहाँ देखिए एक एसिड है और दूसरा क्या हो गया बेस, यहाँ पे कॉमन आयन ही नहीं है, नो कॉमन आयन। यहाँ देखना ये स्ट्रांग एसिड है और ये वीक एसिड है। तो अगर हम इस वीक एसिड में इस स्ट्रांग एसिड को मिलाएंगे तो इस वीक एसिड का आयोनाइजेशन क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि H आयन क्या हो गया कॉमन, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। तो घटा क्यों, डिप्रेस क्यों हुआ इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। तो यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट देखा जा सकता है। तो आंसर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 26 नंबर सवाल पे आ जाएं भैया। 26 नंबर में क्या कह रहे हैं बेटा, कह रहे हैं द pH ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनियम एसीटेट इज। ठीक है, तो इसका pH पूछ रहे हैं। पहले तो आप ये जान लें कि जो अमोनियम एसीटेट है ये वीक एसिड और वीक बेस का ही साल्ट है। तो जब आप इसका pH निकालोगे तो pH इक्वल टू होगा हाफ 14 माइनस pKb या बल्कि प्लस pK माइनस pKb, तो हो जाएगा हाफ 14 प्लस pK कितना दिया गया है 4.76 और pKb कितना दिया गया है 4.75। जब आप यहाँ से निकालोगे तो आ जाएगा 7.005 इसका pH निकल करके आएगा। सोल्यूशन ऑलमोस्ट कैसा होगा, न्यूट्रल। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट। आइए 27 नंबर सवाल पर कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स कैन एक्ट एज ए बफर। ध्यान दीजिएगा, ये है वीक एसिड और इसी का स्ट्रांग बेस के साथ क्या है साल्ट। ये हमारा क्या बना रहा होगा, बफर। पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये बफर नहीं बनाएंगे क्योंकि वीक एसिड और स्ट्रांग एसिड मिलकर बफर नहीं बनाते। स्ट्रांग एसिड या उसका साल्ट बफर नहीं बनाते। यहाँ देखिए साल्ट ए भी हैं और साल्ट ए भी हैं, साल्ट साल्ट मिलके बफर नहीं बनाते। बफर कौन बनाता है, वीक एसिड प्लस इट्स साल्ट विद स्ट्रांग बेस।
ये बफर कौन सा बन रहा है, ये एसिडिक बफर बन रहा है। अगर आप बेसिक बफर बनाते तो वीक बेस होता प्लस इट्स साल्ट विद स्ट्रांग एसिड। हालांकि आंसर हमारा ए करेक्ट होगा। हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमें पूरे सवाल सॉल्व करने हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा भैया, 28 नंबर 28 कह रहे हैं फॉर बाइनरी साल्ट ए बी द KSP इज 4 × 10⁻⁻10 द मोलर सॉल्बिलिटी ऑफ AB इज। ये है हमारा इलेक्ट्रोलाइट AB, बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट। तो जब आप इसका KSP निकालोगे तो ये KSP होगा A का कंसंट्रेशन और डॉट B माइनस का कंसंट्रेशन, ये हो गया S, ये हो गए S। तो KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा सीधे S स्क्वायर के। तो S इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट KSP के। अंडर रूट KSP कितना दिया गया भैया 4 × 10⁻⁻10, तो हो जाएगा 2 × 10⁻⁻5। आंसर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया, सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाए भाई 29 नंबर पर। कह रहे हैं सॉल्बिलिटी ऑफ AgCl इन 0.2 मोलर NaCl सॉल्यूशन इज। अब देखिए सॉल्बिलिटी हमसे पूछी जा रही है। ये जो AgCl है ये टूटा Ag आयन में और किस में गए, ये Cl आयन में, और इसको किस में देखा जा रहा बेटा, ये NaCl में। ये Na प्लस में गए और Cl माइनस में गए। ठीक है, इनकी सॉल्बिलिटी हम S1 कह दे रहे हैं, इनका भी S1 कह दे रहे हैं। ठीक है, और ये कितना लेकर के हम लोग चल रहे हैं 0.2 मोलर, तो हो जाएगा 0.2 मोलर, नहीं 0.2 है 10⁻⁻2 है, 10⁻⁻2 मोलर है। ठीक है, इनका भी हो जाएगा, यानी 10⁻⁻2 मोलर का मतलब ये हो गया 0.01 मोलर, ये हो गया 0.01 मोलर। स्पष्ट। तो जब आप इसका KSP निकालोगे किसका AgCl का, तो ये हो जाएगा Ag आयन का कंसंट्रेशन डॉट कोलाइड आयन का टोटल कंसंट्रेशन। क्योंकि AgCl में देखिए ये Cl देखिए यहाँ से भी प्राप्त हो रहा है आपको और Cl यहाँ से भी प्राप्त हो रहा है आपको, तो ये हो जाएगा KSP इसका दिया गया है, कितना दिया गया 1.8 × 10⁻⁻10। Ag आयन हो जाएगा S1। ठीक है, ये सॉल्बिलिटी कहाँ पर देखी जा रही है, कॉमन आयन के अंदर। ठीक है, ये हो जाएगा S1 प्लस 0.01। S1 की वैल्यू बहुत कम होगी तो हम इसको क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देंगे। तो सीधे S1 इक्वल टू हो जाएगा 1.8 × 10⁻⁻10 अपॉन 0.01, तो हो जाएगा 1.8 × 10⁻⁻8 मोलर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्बिलिटी देखिए AgCl का कॉमन आयन ऑफ NaCl में कितना निकल कर के आया 1.8 × 10⁻⁸। स्पष्ट, जबकि लगभग कितना निकल के आता पहले, ये देखिए 10⁻⁵ निकल कर के आता। अब कितना निकल के आ रहा 10⁻8, घटा कि बढ़ा, घटा। तो सॉल्बिलिटी हमेशा कॉमन आयन में इलेक्ट्रोलाइट की घटती है। आंसर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया, ये सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। 30वें सवाल पे आ जाएं। 30वें सवाल में क्या कह रहे हैं भैया, कह रहे हैं सेलेक्ट द करेक्ट रिलेशन। तो रिलेशन आपको पता है डेल्टा G0 इक्वल टू माइनस RT नेचुरल लॉग KQ। KQ नहीं होगा बल्कि होगा K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लेकिन हमसे पूरे रिलेशन पूछ रहे हैं ना, तो पूरे रिलेशन आप ऐसे लिख लीजिए डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G0 प्लस RT नेचुरल लॉग KQ होगा। ये है रिएक्शन कोशिएंट। हम यही इक्वेशन अगर एट इक्विलिब्रियम पर लेते तो डेल्टा G क्या हो जाता, 0। उस केस में इस KQ को हम क्या कहते, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तब डेल्टा G0 इक्वल टू होता RT नेचुरल लॉग माइनस साइन के साथ K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तब फार्मूला ये निकल करके आता। तो ये इक्विलिब्रियम के लिए है, ये विदाउट इक्विलिब्रियम के लिए एक जनरल इक्वेशन है। तो कह रहा है जनरल इक्वेशन बताओ, जनरल रिलेशन। तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट।
31 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए भैया, 31 नंबर सवाल पर। 31 नंबर में क्या कह रहे हैं, सवाल बड़ा सा है, आप ऊपर लिखा हुआ आप पढ़िए, हम भी यहाँ से पढ़ रहे हैं। रैपिड चेंज, हाँ ठीक, रैपिड चेंज ऑफ pH नियर द स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट ऑफ एन एसिड बेस टाइट्रेशन इज द बेसिस ऑफ इंडिकेटर डिटेक्शन। pH of the solution is related to ratio of concentration of conjugate acid HIN and the base forms the indicator by the expression। तो ये है भैया HIN, ये टूटेगा H प्लस और IN माइनस में, ठीक है। तो जब आप इसका KIN निकालोगे तो होगा H प्लस का कंसंट्रेशन डॉट IN माइनस कंसंट्रेशन अपान क्या होगा HIN, ठीक है। जब यहाँ से आप H प्लस का कंसंट्रेशन निकालोगे तो होगा KIN डॉट HIN अपान क्या होगा IN माइनस उसी के कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन। दोनों तरफ माइनस लाग ले लीजिए, तो माइनस लाग HIN कंसंट्रेशन इक्वल टू हो जाएगा माइनस लाग KIN HIN का कंसंट्रेशन अपान IN माइनस का कंसंट्रेशन। इसी को जब आप आगे खोलोगे तो यही हो जाएगा pH इक्वल टू माइनस लाग KIN, ठीक है, माइनस लाग HIN अपान IN माइनस, इसको हम कहतेंगे PKIN, pH इक्वल टू, और माइनस का जहाँ पर अगर आप यहाँ प्लस रखेंगे तो कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो प्लस लाग IN माइनस अपान HIN, ये फार्मूला निकल करके आएगा, ठीक है। अगर आप लाग IN माइनस अपान HIN निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यही हो जाएगा pH माइनस PKIN। इसमें देखिए कोई रिलेशन मैच कर रहा है, लाग कॉन्जुगेट बेस अपॉन इट्स एसिड का रेशियो इक्वल टू pH माइनस PKIN। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी। क्लियर, वो डी आपको दिख भी रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखें 32 नंबर सवाल, 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं भैया, कह रहे हैं 40 मिलीग्राम ऑफ प्योर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्या कर रहे हैं इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इज डिजॉल्व्ड इन 10 लीटर डिस्टिल वाटर, द pH ऑफ सॉल्यूशन। तो चूंकि NaOH है तो ये क्या रिलीज करेगा हमें, OH आयन। OH आयन का जब कंसंट्रेशन आप निकालोगे तो होगा वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट ऊपर 1000 अपान वॉल्यूम किस में होगा, ml में। वेट कितना लिया गया है 40 मिलीग्राम, यानी 10 की पावर -3 ग्राम में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे इसमें, इंटू 10 की पावर 3 अपान मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 40, और वॉल्यूम कितना लिया गया भैया, वॉल्यूम लिया गया 10 लीटर, ठीक है। तो 40 से 40 कटा, 10 को माइनस 10 को 3 कटे, ये आ जाएगा 10 की पावर -4, ठीक है। तो OH आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू होता है M इंटू एक्स इंटू अल्फा के। मोलरिटी निकल के आया 10 की पावर -4, x मतलब एसिडिटी वाटर NaOH की 1 है, अल्फा हो गया 1, तो हो जाएगा 10 की पावर -4 मोलर। पहले तो आप इसकी मोलरिटी निकाले हैं यहाँ से, ये देखिए मोलरिटी ही तो थी इसकी NaOH की, ठीक है, और यही ले आकर के आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो जब OH आयन कंसंट्रेशन इतना है तो जब आप POH निकालोगे तो माइनस लाग 10 की पावर -4, ये निकल कितना आ जाएगा 4, तो pH इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 माइनस 4 निकल कितना आ जाएगा 10। क्यों, क्योंकि pH प्लस POH इक्वल टू किसके होता है 14 के, तो pH का कितना निकल के आ गया भैया 10। आंसर चेक करिए कोई मैच कर रहा है, यस पहला मैच कर रहा है। 33वें सवाल पे आ जाएं, कह रहे हैं इक्वल वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग कैल्शियम आयन एंड फ्लोराइड आयन सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड इन विच ऑफ द सॉल्यूशंस विल प्रेसिपिटेशन अकर्स।
अब जरा ध्यान दीजिएगा, कह रहे साहब किस में प्रेसिपिटेशन आ रहा होगा। तो पहले तो आप ये जान लें प्रेसिपिटेशन की कंडीशन क्या होती है, जब KIP हमारा KSP से ज़्यादा हो जाता है तब उस केस में क्या आता है, प्रेसिपिटेट आता है। ठीक है, अब यहाँ पहले वाले केस में ज़रा चेक करें, ये पहला केस है हमारा। ठीक है, आप करोगे क्या, जब आप इसका KIP निकालोगे तो ये होगा कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन डॉट फ्लोराइड आयन के कंसंट्रेशन का क्या होगा, स्क्वायर। क्यों स्क्वायर किया जा रहा है, क्योंकि जब आप इसका KSP निकालोगे तो ये चूँकि टर्नरी इलेक्ट्रोलाइट है, ये देखना जब आप CaF2 को तोड़ोगे तो ये टूटेगा Ca++ में और ट्वाइस ऑफ F माइनस में, तो ये होगा S, ये होगा S का स्क्वायर। अगर दोनों का इक्वल वॉल्यूम मिलाया जा रहा है, कैल्शियम आयन का और फ्लोराइड आयन का, तो जो फाइनल सोल्यूशन हमारा आएगा, अगर वॉल्यूम डबल हुआ तो कंसंट्रेशन जस्ट क्या हो जाएगा, हाफ। तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा पहले वाले केस में जब हम इसका KIP निकालने चल रहे हैं तो ये होगा कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन डॉट फ्लोराइड आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो पहले वाले में देखिए जो A में जब आप KIP निकालोगे तो कैल्शियम आयन कितना है, 10⁻⁻2 है, तो 10⁻⁻2 अपान हो जाएगा 2। डॉट फ्लोराइड आयन कितना है, 10⁻⁵ अपान हो जाएगा 2। क्यों, कंसंट्रेशन क्यों हाफ हो रहा है, क्योंकि दोनों के मिलाने पर वॉल्यूम जस्ट डबल, तो कंसंट्रेशन जस्ट हाफ। इसका हो जाएगा स्क्वायर, तो निकल के कितना आया, ये हो जाएगा 2 2 4 2 1/8 इंटू 10 की पावर 5 दूना 10 2 12। तो यहाँ पर देखिए KIP क्या है, लेस है किसके, KSP से, तो क्या यहाँ PPT आएगा, नो PPT। तो पहले में नो PPT, जहाँ पे PPT आएगा वहीं हम रुक जाएंगे भैया, हम बता दे रहे हम सारे निकालेंगे नहीं इसमें। दूसरे में आ जाएं, अब जब आप इसका KIP निकालोगे दूसरे वाले का तो यहाँ देखना 10⁻⁻2 अपान 2 हो गया, ये हो गया 10⁻⁻3 अपान 2, देखिए यहाँ 10⁻³ दिए हैं, का स्क्वायर निकालिए 1/8 इंटू 10 की पावर 3 दूनी 6 2 कितना हो गया, -8। अब देखिए जो KSP हमारा दिया गया वो कितना है, 10⁻⁻10 है, KSP जो है ये है 10⁻⁻10 है, और जो KIP हमारा है 10⁻⁻12 है, तो KIP कम हुआ ना KSP से। अब यहाँ जरा देखना, यहाँ पर KIP हमारा KSP से ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि 10⁻⁸ आ रहा है और 10⁻⁻10 है। सो PPT फॉर्म्ड, तो PPT यहाँ आ जाएगा, यानी सेकंड वाले में क्या आ जाएगा, PPT आ जाएगा। अब इन दोनों को अगर आप चेक करोगे तो इनका KIP उसके KSP से कम ही होगा, चेक करके देख लेना भैया। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं, 34 नंबर सवाल पर पढ़िए। 34 नंबर सवाल में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं 40 ml 0.1 मोलर अमोनिया इज मिक्सड विद 20 ml 0.1 मोलर HCl। ये भैया अमोनिया है, HCl के साथ मिलाया जा रहा है, दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, NH4Cl। ये वीक बेस है और ये है साल्ट, इट्स साल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका जब आप मोलिक्यूलेंट निकालेंगे तो M × X × V, मोलरिटी कितनी इसकी दी गई बेटा, ये 0.1, X कितना हो जाएगा 1, वॉल्यूम कितना है 40, तो कितना बन गया ये 4 मोलिक्यूलेंट। इनका जरा देखो भैया कितना हुआ, 0.1 × 1 × 20 कितना बन गया 2 मोलिक्यूलेंट। तो अगर 2 मोलिक्यूलेंट है तो ये बन कितना रहा होगा 2 मोलिक्यूलेंट, ये बच कितना रहा होगा 2 मोलिक्यूलेंट, ये क्या हो गया ख़त्म। यानी कि हमारे पास ये अमोनिया और इसी का साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ये मिक्सचर बन रहा है, 2 मोलिक्यूलेंट का ये और 2 ही मोलिक्यूलेंट के ये कौन सा बफर बना रहे हैं, बेसिक बफर बना रहे हैं। और बफर का जो फार्मूला होता है सबको ये बात पता है कि pH = pKb + log मोलिक्यूलेंट ऑफ साल्ट अपान मोलिक्यूलेंट ऑफ बेस। तो इसका जो pH होगा ये इसके pKb के बराबर निकल करके आना, pH नहीं निकलेगा POH होगा, क्योंकि बेसिक सोल्यूशन है ना बेटा,
POH, ये भी होगा POH, तो हो जाएगा 4.74 प्लस, तो ये देखिए चूंकि एक आ रहा है तो ये वैल्यू पूरी कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि दोनों के मोलिकुलर बराबर हैं बेटा, 2/2 आप करोगे ना, तो जब आप इसका pH निकालोगे तो हो जाएगा 14 माइनस 4.74, ये आ जाएगा 9.26। बेसिक सोल्यूशन होगा। आंसर इसमें चेक कर लीजिए, कोई आंसर मैच कर रहा है? यस, डी आंसर मैच कर रहा है। 35 नंबर सवाल पे आ जाएं। कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लेविस एसिड। डी ब्लॉक के जितने मेटालिक साल्ट होते हैं ये सब लुईस एसिड होते हैं। क्यों? क्योंकि इट कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू दियर वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन लोन पेयर लेने वाले स्पीसीज होते हैं, चाहे खुद से लें चाहे अपने खाली डब्बे में भरें, भरने के लिए तत्पर हैं, तो सब के सब क्या होते हैं? लुईस एसिड होते हैं। ऐसे SnCl4 के पास भी डी ऑर्बिटल है, भी लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन भरेगा। इसका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है इसलिए इलेक्ट्रॉन लेगा ये, ठीक है। और यही खाली ऐसा कंपाउंड है जो आयनिक है, इलेक्ट्रॉन रिच है। यह है Al Cl3.6H2O। इसको ऐसे लिखा जाता है AlH2O होल 6 3 पॉजिटिव 3 कोलाइड आयन, या इसी को आप लिख सकते हैं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है बेटा। स्पष्ट ये आयनिक कंपाउंड है, तो ये लुईस एसिड नहीं है। बकिया सारे कौन से हैं? सब के सब लुईस एसिड है। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज एलिमेंट हो गया, कंपाउंड हो गए। अगला क्वेश्चन जरा देखें 36 नंबर पे। कह रहे हैं अ वीक एसिड Ha हैज Ka कितना दे दिए भैया? 10⁻⁻⁵। इफ 0.1 मोल ऑफ द एसिड इज डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर, तो 0.1 मोल 1 लीटर का मतलब क्या हुआ? इसका कंसंट्रेशन 0.1 मोलर हो गया, ठीक है। K इसका दे दिए कितना? 10⁻⁵। सबको ये बात पता है K इक्वल टू क्या होता है? C⁴ के, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? K/C। स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट क्या आ जाएगा? K/C। K कितना है? 10⁻⁵। C कितना है? 0.1, तो हो जाएगा 10⁻⁵ का रूट, ये हो जाएगा 10⁻²। तो परसेंट डिसोसिएशन अगर आप निकालोगे तो अल्फा इंटू क्या होगा? 100, 10⁻² इंटू 100, निकल कितना आ गया? 1%। कोई आंसर मैच कर रहा है? यस, तीसरा आंसर मैच कर रहा है। 37 नंबर सवाल पे आ जाएं भैया। कह रहे हैं कि 100 cc ऑफ HCl ऑफ pH वैल्यू 1 इज मिक्सड विद 100 cc ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, द pH ऑफ रिजल्टेंट सोल्यूशन। तो ये 100 cc HCl है और pH दिए कितना इसका बेटा? 1। इसका pH 1 दे दिए हैं। एडेड 100 ml वाटर। तो अगर आप यहाँ देखें तो वॉल्यूम पहले कितना था? 100 ml, ठीक है। और N1 का मतलब हुआ H आयन कंसंट्रेशन, ये कितना आया? 10⁻⁻1 मोलर। अब यहाँ पर जो वॉल्यूम निकल करके आएगा ये 100 + 100 कितना हो जाएगा? 200 ml। और N2 दैट इज कॉल्ड फाइनल H आयन कंसंट्रेशन कितना होगा हमें नहीं पता, उसके लिए फार्मूला पता है N2V2 = N1V1। क्यों? क्योंकि पानी डालने से मोलिकुलेंट बदलता नहीं है। मोलिकुलेंट पानी डालने से पहले और मोलिकुलेंट पानी डालने के बाद दोनों क्या होंगे? बराबर। तो जब हम यहाँ पर फाइनल H आयन कंसंट्रेशन निकालेंगे दैट इज कॉल्ड N2 = हो गया N1V1 अपान क्या हो जाएगा? V2। N1 कितना दिए भैया? 0.1, ठीक है। V1 कितना दिए हैं? 100, और ये कितना हो जाएगा? 200। यहाँ से कटे यहाँ से कटे तो कितना आ गया? 1/20 मोलर H आयन कंसंट्रेशन फाइनल। तो जब आप यहाँ से pH ज्ञात करोगे बेटा तो होगा -log 1 कितना हो जाएगा? 20, या कह सकते हैं log 20। log 20 की वैल्यू हो जाएगा log 10 × 2, यानी होगा log 10 + log 2। log 10 की वैल्यू 1, इसकी होगी 0.3, निकल कितना आ गया? 1.3। 1.3 कोई आंसर मैच कर रहा है भैया? यस, सी वाला आंसर
मैच कर रहा, कोई भारी भारी सवाल नहीं दिया गया था, आसान आसान सब सवाल थे, इजी सवाल थे, तब भी आप पेपर देने से भागते हैं आप लोग। 38 नंबर क्वेश्चन, कह रहे द pH ऑफ न्यूट्रल वाटर इज 6.5, देन द टेम्परेचर ऑफ वाटर, ध्यान दीजिएगा, Kw इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो Kw वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। अगर हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड लें तो Kw कितना होगा, 10⁻⁻14। उस समय तब pH कितना होगा, 7। अगर मान लीजिए हम टेम्परेचर एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाएं, तो यही Kw हमारा बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, बोलें, बढ़ जाएगा। तो अगर ये बढ़ेगा तो pH 7 आएगा कि 7 से कम आएगा, 7 से नीचे आएगा। तो अगर pH हमारा निकल के आए 6.5, ठीक है, pH घटा, इसका मतलब कि Kw की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ा। इसका मतलब कि टेम्परेचर जो होगा ये मोर देन कितना हो जाएगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पष्ट। तो अगर pH हमारा घट रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। तो टेम्परेचर बढ़ने मतलब कि 25 से हम कहाँ हैं, अब ऊपर हैं। तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, 25 डिग्री नहीं, लेस देन 25 नहीं, मोर देन 25 डिग्री। तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड। 39 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए भैया। कह रहे हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साल्ट का अगर आप pH निकालते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ वीक एसिड, साल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। हम एग्जाम्पल एक ले रहे हैं, जैसे CH3COO तो जब आप इसको पानी में डालोगे तो पहले टूटेगा, CH3COO माइनस और Na प्लस में टूटा। इसका जो एसीटेट आयन है, या कह सकते हैं एनायन, यही हाइड्रोलाइज होता है, पानी के साथ यही इंटरेक्ट करेगा, पानी से आयन को ट्रैप कर लेगा, ये बनेगा एसिटिक एसिड, और प्लस क्या हुआ भैया, OH आयन रिलीज कर देगा। अगर इसका कंसंट्रेशन C है तो, और अगर टूटने का डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हुआ H तो बचेगा 1 - H, यहाँ C हुआ तो यहाँ C, यहाँ C लग गए। और जब आप इसका KH निकालोगे तो ये हो जाएगा CH.CH, यानी एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन, OH आयन कंसंट्रेशन अपान एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन अपान C इंटू 1 - H। ठीक है, जहाँ पर 1 - H को हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हाइड्रोलिसिस बहुत कम होता है। C की वैल्यू C से कट गया, तो फार्मूला क्या निकल करके आया, KH इक्वल टू क्या हो गया, CH² के। तो H इक्वल टू क्या आ जाएगा, √KH अपान C के। वो कह रहा H को H ना मानो, इसको क्या मान लो आप, X। तो जब X लिखोगे इसको तो वही हो गया KH अपान किसके हो जाएगा, C के। तो फार्मूला देखिए कौन सा निकल करके आएगा, KH इक्वल टू X इक्वल टू √KH अपान C के। स्पष्ट, क्लियर। आगे देखें सवाल 40 नंबर क्वेश्चन भैया। 40 नंबर में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं फॉर ए कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइट AX/BY, ठीक है, ऑफ कंसंट्रेशन C, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज गिवन बाई। तो ये भैया AX/BY है, ये टूटा X ऑफ A प्लस Y में और Y ऑफ B माइनस X में। अगर इसका कंसंट्रेशन C है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका अल्फा है, तो ये हो जाएगा Y अल्फा, ये हो जाएगा X अल्फा, ये हो गया C इंटू 1 - अल्फा। ये सब में C से आप क्या कर दिए, सब में मल्टीप्लाई करें, अगर कंसंट्रेशन C तो सब में मल्टीप्लाई कर दिए हैं। स्पष्ट हुआ। अब जरा यहाँ देखिए भैया, जब आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालोगे तो हो जाएगा C इंटू X इंटू अल्फा, C इंटू Y इंटू अल्फा
ठीक है, इसका पावर क्या हो जाएगा x, इसका भी पावर क्या हो जाएगा y अपान c इंटू 1 माइनस एल्फा। ठीक है, यहाँ पे 1 है। अब जरा ध्यान दीजिएगा भैया, जब आप इसको खोलोगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, नहीं तो नीचे तक ये भाग रहा है। ये सारा काला हो गया, ब्लैक हो गए पूरे। ठीक है, हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, अल्फा निकालना है, अल्फा निकालना है। भैया हिलो नहीं यार। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ किनारे से लिखें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू हो जाएगा c का पावर x, x का पावर x, अल्फा का पावर x, c का पावर y, y का पावर y, अल्फा का पावर y अपान c इंटू 1 माइनस एल्फा। क्लियर बात? अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, 1 माइनस एल्फा के हुआ, तो ये है फॉर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो 1 माइनस एल्फा को हम क्या कर दे रहे हैं, नेग्लेक्ट। ये हो जाएगा नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्टेड। ठीक है, ये हो गया क्या, नेग्लेक्टेड। तो यहाँ पे इसको हम लिख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, वेरी वेरी वीक। यहाँ लिख दे रहे हैं बिकॉज वीक इलेक्ट्रोलाइट इज टेकन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ये C कहाँ जाएगा, ऊपर, तो जरा पहुँचा दीजिए ऊपर, तो हो जाएगा C। अब ये होगा x प्लस वाई, x प्लस वाई, और ये जो ऊपर जाएगा तो -1 होगा, डॉट x का पावर x, y का पावर y और अल्फा का पावर x प्लस वाई। यही तो हुआ। तो जब हम लिखेंगे अल्फा का पावर x प्लस वाई इक्वल टू, तो सीधे हो जाएगा भैया k इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपान c का पावर x प्लस वाई -1, x का पावर x, y का पावर y। ठीक है, और x प्लस वाई अगर आप यहाँ से हटाओगे तो पूरे का क्या चढ़ जाएगा, पावर 1 अपान एक्स प्लस वाई। अब ढूंढिए जरा, देखिए कोई ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है भैया, ढूंढिए इसमें कोई ऑप्शन मैच कर रहा है। हाँ, पहले ऑप्शन देखिए मैच कर जा रहा है, स्पष्ट। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं, 41 नंबर पर कह रहे यूजिंग गिब्स एनर्जी चेंज डेल्टा जी नॉट इक्वल टू प्लस 63 किलो जूल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इसका KSP दे दिया गया है भैया। ठीक है, तो पहले तो आप ये जान लें कि डेल्टा जी नॉट इक्वल टू होता -2.303 RT log बेस 10 के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमारा जो ये इक्वेशन है, ध्यान से देखिएगा, इस इक्वेशन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वही क्या कहलाएगा, सिल्वर कार्बोनेट का KSP कहलाएगा। तो हम इसके स्थान पर क्या लिख दे रहे हैं यहाँ पर, KSP। चलिए अभी वैसे ही रहने दीजिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही रहने दीजिए। अब हम यहाँ वैल्यू पुट करने चल रहे हैं। ये हो जाएगा 63। ठीक है, जूल में है कि किलो जूल में है भैया, ये जूल में रखना होगा, तो ये हो जाएगा 1000। ठीक है, इक्वल टू -2.303, R की वैल्यू हो जाएगा 8.3। ठीक है, R की वैल्यू कितनी दिए हैं, 8.3 दिए हैं ना। हाँ ठीक, टेम्परेचर कितना होगा 298 इंटू लॉग बेस 10 KSP। ठीक है, तो जब आप यहाँ से KSP निकालोगे तो ये हो जाएगा 63,000 अपान, यहाँ साइन माइनस लग जाएगा, लॉग बेस 10 KSP अपान हो जाएगा 2.303 इंटू 8.3 इंटू 298, ये आएगा -11.1। ध्यान दें, अगर log बेस 10 KSP इक्वल टू आया -11.1, तो यहीं पर जब आप KSP निकालोगे तो होगा एंटी लॉग -11.1। इसको आप कन्वर्ट करिए होल नंबर में, तो हो जाएगा
एंटी लॉग, इसको -11.1 को जब आप आगे वाले होल नंबर में ले जाएंगे कितना होगा -12, तो कितना जोड़े आप 0.9, तो एंटी लॉग 0.9 इंटू 10 की पावर -12, और 0.9 की वैल्यू कितनी होती है 8, तो 7.9 होता, हम 8 मान ले रहे हैं, 8 इंटू 10 की पावर -12। चेक करिए, देखिए इसका KSP 8 इंटू 10 की पावर -12 निकल कर आ रहा है। कोई ऑप्शन है? यस, सेकंड ऑप्शन है। 42 नंबर सवाल पे आ जाएं भैया। कह रहे द pH ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 50 ml ईच ऑफ 0.1 मोलर सोडियम एसीटेट एंड 0.01 मोलर एसिटिक एसिड, तो pH बताना है। सोडियम एसीटेट कितना ले रहे हैं, सोडियम एसीटेट है ना, और प्लस एसिटिक एसिड CH3COOH, ये है 0.1 मोलर और ये है 0.01 मोलर। ये दोनों कौन से बफर बना रहे होंगे? एसिडिक बफर। तो जब आप इसका pH निकालोगे बेटा तो ये होगा pK प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ये हो जाएगा 4.74 प्लस लॉग, ये 0.1 मोलर हुआ, ये 0.01 मोलर हुआ, तो कितना हो जाएगा ये 4.74 प्लस लॉग 10, 4.74 प्लस लॉग 10 की वैल्यू हो जाएगी 1, ये हो जाएगा 4 पॉइंट नहीं बल्कि 5.74 pH, इसका एक यूनिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 5.74 दिया कि 57 दिया, कितने दिए हैं? अच्छा 57 है भैया, 57 तो हो जाएगा 5.57। अब इसमें आंसर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। 43rd नंबर क्वेश्चन पे आ जाएं। ये सवाल क्लास में बेटा आप लोगों को करवाया गया है। कह रहे हैं फास्फोरिक एसिड आयोनाइजेस इन 3 स्टेप्स विद देयर आयोनाइजेशन कांस्टेंट वैल्यूज Ka1, Ka2 और Ka3 रिस्पेक्टिवली, while K इज द ओवरऑल आयोनाइजेशन कांस्टेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होगा? तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको समझाने के लिए इसको थोड़ा भैया छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत भारी है। हमारे टाइपराइटर महोदय इसको लिखे हैं, उनकी कौन सी गलती, जब सवालें भारी है तो लिखा तो जाएगा ही भारी, है कि नहीं? नहीं तो कुछ कहेंगे तो मान लो नाराज वराज हो जाए तो। आइए जरा देखें भाई, ये है फास्फोरिक एसिड है H3PO4, टूटे ये H प्लस में और H2PO4 माइनस में जा रहे हैं। H2PO4 माइनस फिर टूटेगा H प्लस में और HPO4 2 माइनस में। HPO4 2 माइनस टूटेगा H प्लस में और फास्फेट आयन में। इनको जब आप निकालेंगे तो यही H3PO4 टूट रहे हैं थ्राइस ऑफ H आयन में और फास्फेट आयन में। जब आप इसका K निकालेंगे तो K1, K2, K3, तो देखिए कोई मैच कर रहा है पहला। अच्छा ये नहीं मैच कर, दोनों तरफ लॉग ले लिए, तो जब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो हो जाएगा log K इक्वल हो जाएगा log K1 प्लस log K2 प्लस log K3। ये सवाल जस्ट अभी इसी साल पूछा गया है नीट में। तो पहला ए तो हो गया करेक्ट भैया। दूसरा भी करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि H3PO4 स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2PO4 माइनस। ध्यान दीजिए, अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ का यहाँ आर्डर निकालें तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा? H3PO4 का। उससे कम किसका होगा? H2PO4 माइनस का। उससे कम किसका होगा? HPO4 माइनस माइनस का। सबसे कम किसका निकल करके आएगा? PO4 3 माइनस का। ये तो बेस हो गया, ये 3 एसिड हैं इन्हीं तीनों में, तो ये भी करेक्ट हो गया। तीसरा देखें, ये भी करेक्ट होगा।
क्यों? क्योंकि पहला जो आयनाइजेशन कांस्टेंट होगा इसका K1, K2, K3, सबसे ज़्यादा इसका, उससे कम इससे, उससे कम उसका, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज आते जाते हैं H निकलने की टेंडेंसी घटती जाती है और आयनाइजेशन क्या होता है, कम होता जाता है। तो जो हमारा आर्डर होगा सबसे ज़्यादा K1 का, उससे कम K2 का और सबसे कम K3 का। तो तीनों इसमें करेक्ट हो जाएंगे, A B C, बल्कि D करेक्ट नहीं होगा। तो इसमें A B C वाला कोई है आंसर मैच? हाँ, A B एंड C ओनली। आइए 44th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 44th नंबर क्वेश्चन, 44th नंबर सवाल में बेटा क्या कह रहे हैं, ज़रा ध्यान से पढ़िए। सवाल प्यारा है ये, हो सकता है बहुत लोग लगा ना पाए हों। 44th नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं इन 1 लीटर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है, AgCl, ये है AgCl, Ag आयन में और Cl आयन में, ठीक है। इसका जब आप KSP निकालोगे तो हम इसको मान ले रहे हैं S1, इसको भी मान ले रहे हैं S1, ठीक है। और इसको ऐड किस में कर रहे हैं, CuCl में। तो ये है CuCl, टूटा भैया ये, तो CuCl का KSP 10 का माइनस, इसका 10 की पावर माइनस 10 है, तो हो जाएगा Cu प्लस और Cl माइनस में टूटा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो KSP हमको दिए हैं AgCl का, कितना दिए बेटा AgCl KSP? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10, और CuCl का कितना दे रहे हैं KSP? CuCl का दे रहे हैं 1 इंटू कितना है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में अगर आप देखें AgCl और CuCl में, तो इसका KSP 10 की पावर माइनस 10 है, बहुत 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 कम, और इसका बहुत ज़्यादा। आप देखिए इन दोनों में ये 10 की पावर 4 टाइम्स ज़्यादा, सारी कम है, ये 10 की पावर 4 टाइम्स ज़्यादा है। तो ये हमारा क्या होगा, स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट, और इसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा अभी ये स्ट्रॉन्ग, यानी कंप्लीटली सॉल्युबल साल्ट माना जाएगा। हालांकि पूरा सॉल्युबल ये भी नहीं होगा, लेकिन कंपैरेटिवली इसके कंपैरिजन में ये स्ट्रॉन्गर साल्ट होगा। जैसे आप कह सकते हैं AgCl, तो ये कह दीजिए NaCl इनडायरेक्ट, यानी सवाल किसका बन गया, कॉमन आयन का बन गया। अब सवाल उठता है कि भाई इनका कंसंट्रेशन कितना होगा, इनका कंसंट्रेशन हमें दिया ही नहीं है, इनके स्थान पर हमें क्या दे दिया है, KSP दे दिया, यानी सैचुरेटेड सोल्यूशन दे दिया है। तो जब आप इसका KSP निकालोगे तो हो जाएगा S और डॉट क्या हो जाएगा, H2 हुआ, ठीक है। और KSP इसका कितना दिया, 10 की पावर माइनस 6 है, ये हो जाएगा H2 का स्क्वायर। तो जब आप यहाँ से H2 निकालोगे तो हो जाएगा 10 की पावर माइनस 3 मोलर, यही तो हुआ। अब ये कंसंट्रेशन यहाँ आ गया 10 की पावर माइनस 3 मोलर Cl आयन का, और यहाँ Cl आयन S है। तो जब आप यहाँ से निकालोगे इसका KSP तो हो जाएगा S1 इंटू S1 प्लस H2, क्योंकि Ag आयन का कंसंट्रेशन हुआ और Cl आयन का टोटल कंसंट्रेशन, यही तो होगा ना KSP इसका। और KSP इसका कितना दिए हैं, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10, ये हो जाएगा S1 इंटू हो जाएगा S1 प्लस 10 की पावर माइनस 3। S1 को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्टेड। तो जब आप S1 निकालोगे तो होगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 अपान हो जाएगा 10 की पावर माइनस, वही हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 7। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिया माइनस x, कह रहा बताओ x कितना होगा, तो x कितना हो जाएगा 7। सवाल कितना प्यारा था। हम क्या किए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसे ना बोल करके इसकी K वैल्यू ही बहुत ज़्यादा दे दिए KSP का, तो इनडायरेक्ट ये स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट बन गया। अगर इसका वैल्यू 10 की पावर माइनस 6 होता और ये 10 की पावर माइनस 10 होता, तब हम इसको उठा के इसमें पुट कर रहे होते। चीज़ें क्लियर हुई, स्पष्ट हुआ बेटा। आइए 45th नंबर क्वेश्चन, 45वां लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं द इनिशियल रेट, ये दोनों ही सवाल आपके बुकलेट के हैं, पीछे के जो क्वेश्चंस डले हुए हैं, ये वहीं से हम उठा के 2 क्वेश्चन जानबूझ करके डाल दिए थे। बहुत सारे बच्चे हमसे सवाल पूछने आते थे, हमने कहा सवाल डाल दो, अपने आप करा दिया जाएगा। द इनिशियल रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ मेथिल एसीटेट 1 मोलर बाई वीक एसिड
HA, ठीक है, 1 मोलर इज 1/100th, यानी दोनों में जो अंतर है 1/100th का, इसका मतलब एक स्ट्रांग हो गया और दूसरा क्या हो गया, वीक, ऑफ दैट स्ट्रांग एसिड। अच्छा, भाई वीक एसिड का इतना है, स्ट्रांग एसिड से इसकी जो है वैल्यू है 1/100th एट 25 डिग्री। कहें द के ऑफ HA विल बी। तो अगर आप इसको ऐसे देखें तो एच आयन कंसंट्रेशन दोनों दे रहे होंगे, वीक एसिड भी दे रहा होगा और एच आयन कंसंट्रेशन क्या दे रहा होगा, स्ट्रांग एसिड भी दे रहा होगा। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन हम निकालेंगे, कंसंट्रेशन वीक एसिड का होगा अपान कंसंट्रेशन किसका होगा, स्ट्रांग एसिड का। अब जरा इधर आ जाइए, ये जो रेशियो हमको दिए हैं वो कितना दिए हैं, 1/100th, और इसको जब हम यहाँ रखेंगे तो एच आयन का कंसंट्रेशन होगा √K इंटू किसके होगा, C के। भाई वीक एसिड का एच आयन कंसंट्रेशन ही तो निकालते हैं, और इसका जितना होगा वो पूरा एज इट इज रख दिया जाएगा। और ये जो रेशियो दिए हैं भाई, इन दोनों में अगर आप रेशियो निकालोगे तो स्ट्रांग एसिड का कंसंट्रेशन इससे 100 गुना ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 100, ये हो जाएगा √K इंटू C कितना है 1 मोलर। इसका भी कंसंट्रेशन कितना दे दिए हैं 1 मोलर। तो जब आप K निकालोगे तो हो जाएगा 1/100 का क्या हो जाएगा सीधे स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/, ये होगा 10⁻² का स्क्वायर, तो 10⁻⁴। तो K देखिए कितना निकल कर क्या है इसका, कोई मैच कर रहा है इसमें, 10⁻, ये होगा मैच, ये D वाला आंसर होगा मैच। क्लियर? बस ये देखिए 45 क्वेश्चन थे, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन सारे थे। आई होप कि आप सारे सवाल सही किए होंगे बिल्कुल विद एक्यूरेसी। ओके, थैंक यू बेटा।